नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। तीन किस्म के स्पेशलिटीज़ हैं इस प्रोग्राम के अंदर। एक तो इंतखाबात से मुतल्लिक़ ये प्रोग्राम है, दूसरा क्रिसमस से मुतल्लिक़ ये प्रोग्राम है, और तीसरा कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ भी है। तो तमाम क्रिश्चियंस को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको बहुत क्रिसमस मुबारक हो और आप पुरअमन क्रिसमस गुजारें, अच्छी क्रिसमस गुजारें और क्रिसमस का तमाम सीज़न आपका अच्छा हो। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को बनाने वाले अब इंतखाबात के अमल की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज़ लिखने शुरू कर दिए हैं। मैनिफेस्टोज़ में हर किस्म के चैप्टर्स होंगे। हम जानना ये चाहते हैं जो माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदगान हैं और जो इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं सियासी जमातों से कि पाकिस्तान के तमाम तबका है फ़िक्र की उसके अंदर नुमाइंदगी मौजूद हो जब वो बात करें। सिर्फ बात ही नहीं करें बल्कि उन पॉलिसीज़ को भी चेंज करें जिनकी चेंज न होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को बसा औकात बहुत धचके उठाने पड़ते हैं। हमारे पास मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं तो निगरान वज़ीर इत्तलात, लेकिन इस कैपेसिटी में नहीं आज हमारे पास। ये एक इंसाइटफुल इनके पास व्यू है और इन्होंने हमें बताया कि ये 16 साल के थे जब इन्होंने बाइबल सिंधी में पढ़ी और अंग्रेज़ी में उन्होंने बाद में पढ़ी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज साइमन साहब, डायोसीसियन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल कैथोलिक कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। डॉक्टर अशोक तनवानी साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हिंदू पंचायत, आपका भी बहुत शुक्रिया। हारिस खलीक, known figure, somebody who's been working on these subjects and other subjects for a long time, Secretary General Human Rights Commission of Pakistan, आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रताप सिंह चोपड़ा साहब, मेंबर एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अहम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आपके ख्यालात क्या हैं आज के दिन के हवाले से और जनरली इस टॉपिक के हवाले से, ताकि हम उसको गुफ्तगू के स्टार्ट का मौजू बनाएं। जी गो अहेड। पहले तो आपका शुक्रिया तलिब साहब कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे दावत दी, और हमारे तो यही है कि आज के दिन के हवाले से रिसेंटली हमारा बाबा गुरु नानक का जन्म दिन भी गुजरा है और आगे क्रिसमस भी आ रहा है। तो इसी तरह जितने भी त्यौहार हैं पाकिस्तान में हम बहुत अच्छी तरह करते हैं और निभाते हैं, और हमारी हुकूमती गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है हमें बहुत लोग भी इर्द गिर्द के शिरकत करते हैं, जरा वो भी बताएं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप अकेले ही त्यौहार मना रहे हैं? नहीं, या लोग भी आपके साथ शिरकत कर रहे हैं? ये बड़ा अहम है। अगर आप देखें जो बाबा गुरु नानक का जो जन्मदिन होता है, यहाँ पे एक सिर्फ सिख कम्युनिटी उसको नहीं मानती बल्कि क्रिश्चियन भाई भी आते हैं वहाँ पे, हिंदू बरादरी भी बहुत आती है, और जितने भी यूरोप से आते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। सरफराज सदरा, इसके ऊपर आइए। द बिग डे क्रिसमस तो हम बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, कम से कम हमें ही ऐसे लगता है, बट वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू कि इस दिन के हवाले से आपको क्या लगता है? लोगों की शिरकत, एसोसिएशन विद अनदर रिलीजन, अ ग्रेट रिलीजन एट दैट, जिसको माने बगैर हमारा अपना रिलीजन और फेथ कंप्लीट नहीं होता, ज़रा बताइएगा योर थॉट्स। सबसे पहले तो मैं, जैसा आपने फरमाया कि इस्लाम में भी क्रिश्चियनिटी की बहुत अहमियत है, और ये जो क्रिसमस है ये हम यीशु मसीह की पैदाइश का मनाते हैं। और ना सिर्फ ये बाइबल मुक़द्दस में बल्कि कुरान मजीद में भी तफसीलन मौजूद है। सूरह अल इमरान और सूरह मरियम में बड़ी तफसील के साथ बताया गया कि किस तरह आपने एक कंवारी से जन्म लिया और आप इस दुनिया में आए, और जब आप तशरीफ़ लाए, आपके पैदाइश हुई, तो उस वक़्त बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बिलखुसूस हज़रत लूका इंजील बाब मुताबिक हज़रत लूका फ़रिश्तों ने उस वक़्त जो नगमा गाया था वो ये था कि आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नीयत आदमियों के लिए सलामती। अमन का प्रचार उसी वक्त शुरू हो गया था, लेकिन बात वो थी कि नेक नीयत आदमियों के लिए सलामती, ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो जब हम इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, हमारे जो हिंदू बहन भाई, सिख बहन भाई हैं, वो हमारे साथ शरीक होते हैं, बिल्कुल जैसे हम इनके साथ शरीक होते हैं, और बड़ी खूब जानने की ख्वाहिश रखते हैं जिस तरह आप। जी जी जी, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे के लिए बाज़ औक़ात ना जानना जो है बहुत सारे मसाइल उसे जन्म दे। जानने की ख्वाहिश रखते हैं, जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जानना चाहते हैं। बल्कि मैंने रिसेंटली कल ही एक रिकॉर्डिंग कराई है पीटीवी वर्ल्ड में, वहाँ एंकर ने मुझसे
यही सवाल किया कि वो जानना चाहते हैं कि क्रिसमस क्या है, ठीक, और मसीहत क्या है। ठीक है, योर टेक सर, गो अहेड। जी सर, ये क्रिसमस का दिन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बर्थडे का दिन, ये डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम उससे सीखें ना तो दैट से मतलब ग्रेट कंट्रीब्यूशन मतलब जो फ्रॉम अवर साइड। हम सीख नहीं पा रहे हैं सर, अभी तक पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो गए। क्या नहीं सीख पा रहे, जरा ये बताइए ना। हम बर्दाश्त 96.4% मतलब पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, इस्लामिक कंट्री है। 3.4% है मिनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन। मतलब अभी भी मिनॉरिटीज़ को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात है, वो तो बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है ना। ठीक, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब जो है वो आप सब लोगों को पता है, फोर्सफुल कन्वर्जन होती है, डिस्क्रिमिनेशन है, खौफ है एक मतलब क्यों मतलब इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। मतलब अब इसकी वजह बताइए, इसकी वजह तदारक पर भी आएंगे, वजह बताइए। वजह सर इसके पीछे ये है कि मतलब हमने इंसानियत को नहीं पहचाना, हम बट गए मतलब डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट मतलब तबकात में। उसकी वजह से हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। ठीक, हमने अगर इंसान को समझना शुरू करें, हर जगह पे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, हर रिलीजन में अच्छे बुरे होते हैं। ठीक, एक बंदा अगर खराब है ना, आपने पूरे रिलीजन को खराब कर दिया। दिवाली तो आजकल बड़ा हर जगह यूनिवर्सिटीज में मनाई जाती है, उसके बाद रद्द-ए-अमल भी आता है, लीविंग दैट असाइड मनाई जाती है, लोग उसमें शिरकत करते हैं। आपको लगता है कि पिछले चंद सालों में या दिहाइयों में कुछ तब्दीली आई है? बिफोर आई गो टू हारिस ऑन दिस। डेफिनेटली वक्त के साथ तो तब्दीली आती है और आनी भी चाहिए। डेफिनेटली जैसे इंसान ग्रो करता है तो उसमें तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन जितनी तब्दीली मतलब उस साइड में हमारे कंट्री को लेके जाए, उस मुल्क को लेके जाए, उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे रहा हूँ 37 ईयर से। बड़े हमने एफर्ट्स किए कि यहाँ पे हमें भी मतलब कोई जगह चाहिए, मतलब कोई कम्युनिटी सेंटर हो, कोई जब डेथ हो जाती है शमशान घाट कहते हैं मतलब, या कोई मतलब पूजा के लिए या इबादत के लिए कुछ। इंस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट्स 2016 में मतलब उस वक्त प्रेसिडेंट था इस्लाम हिंदू पंचायत का, हमने एफर्ट्स किए, काफ़ी सालों से लगे रहे। बहरहाल हमें अल्टीमेटली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मतलब जगह मिली मतलब, ठीक है। अब हमने फिर आपस में कंट्रीब्यूशन करके उसको बनाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट सक्सीडेड। क्या सक्सीडेड क्यों? कि आपके पास वो जगह तो है कि फंड्स नहीं है या इजाजत नहीं मिल रही? फंड्स थोड़े से में था कि कम से कम मतलब चौदीवारी दिलाने हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करके किया, सराउंडिंग ने बर्दाश्त नहीं किया। क्रिश्चियन माशरों के अंदर जब हम जाते हैं, इस्लामिक सेंटर्स बनाते हैं, वहां पे मसाजिद बनाते हैं, तो अगर यही चीज उन्होंने हम पर लागू करनी शुरू कर दी तो बैरून मुल्क तुम्हारी मस्जिद ही नहीं बनेगी। पर हारिस, योर टेक ऑन दिस, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, क्या इशू? देखिए तलत, एक तो तारीख से नावाकफियत का मसला है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मौलाना हसरत मोहानी ने 7 हज किए थे। अब वो हमारी तहरीक आज़ादी के भी रहनुमा हैं और बहरहाल मतलब है कि बिल्कुल पाबंद सौम सलात मुसलमान थे। 7 में से 4 पापयादा हज थे। साथ साथ वो हर साल हरिद्वार जाते थे और वो अपने आप को महाराज कृष्ण का भगत भी कहते थे। ये लोगों को नहीं पता। अच्छा, दूसरी इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। पंजाबी शायरी से मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, सिंधी शायरी से मिसालें दे सकता हूँ, उर्दू शायरी से दे सकता हूँ, जिन ज़बानों का मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। बेशुमार मिसाल। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब का जब आप जो लोग पाठ करते हैं तो उनको ये बात भाई मेरे साथ बैठे हैं बताएंगे कि उसमें कितने मुस्लिम पंजाबी सूफ़ी शुअरा का कलाम शामिल है। इसी तरह मैं आपको एक बात और सुनने वालों के लिए, नाजरीन के लिए मेरा ख्याल है बहुत दिलचस्प होगी कि इमाम हुसैन के रोज़े पर जब अय्याम अज़ा होते हैं तो उसमें जो पुराने अरब मसीहियों के इब्रानी और अरबी बोलने वाले कबीले हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। उसमें सिख भी शिरकत करते हैं, उसमें हिंदू भी शिरकत करते हैं और मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के लोग भी शिरकत करते हैं। और ये सब उसके बावजूद है जो एक मगरबी साम्राज्य ने मशरिक़ वस्ता पर, इराक़ पर, शाम पर, इन तमाम ममालिक पर एक जंग इम्पोज की हुई है। तो एक तो कॉलोनाइजेशन और फिर पोस्ट कलोनियल दौर ने हमें बहुत तकसीम किया है। मेरा ख्याल है कि पहले भी जंगें होती थी, यहाँ कोई सब कुछ हंकी डोरी नहीं था, लेकिन वो जंगें इक़्तिदार की जंगें होती थी, वो बैनुल मज़ाहिब जंगें नहीं थी। तो बड़ी रिच तारीख है, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। हम सीख नहीं पाए, हमने पढ़ाया नहीं है, हमने फैलाया नहीं, फैलाया नहीं है। और समाज में जो एक फुकदान है ना मुकालमे का, हम पाकिस्तान में, मैं पहली मरतबा अपनी पिछली कोई 20-30 साल की जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है उसमें मैंने पहली दफ़ा ये महसूस किया है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान का समाज पसमानदा हो गया है फ़िक्री तौर पर। प्रोजेक्ट वो रियासत का ही था माजरत के साथ, लेकिन हुआ ये कि मुकालमे का फुकदान अदम बर्दाश्त को जन्म देता है, जिसकी तरफ इशारा हुआ। अदम बर्दाश्त तशद्दुद को जन्म देती है और तशद्दुद फुल स्केल टेररिज्म, दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रेजेक्ट्री आपने देखी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें
अपने समाजी रवैयों और फिक्री रवैयों को तब्दील करने जिसका आगाज होगा जब हम एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करेंगे और उनको मानना शुरू कर देंगे कि सब कुछ जो है, सब मजहब जो है इंसानियत का प्रचार करते हैं। फ्लोर इज योर्स, जरा बताइए ना। हम तो कायद आज़म की तकरीर का बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन आपने हमें हैरान कुन हकीकत बताई कि जो उर्दू की तकरीर हम कायद आज़म की 11 अगस्त की जो यूट्यूब पे पड़ी है, जो यूट्यूब पर पड़ी है और आप आज के दिन के हवाले से उसको सुनते भी होंगे, वो उनकी एक तो उनका आवाज़ नहीं है। वो आवाज़ किनकी है सोलंकी साहब? मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे दोस्त मरहूम इमरान असलम की आवाज़ है। उनको ये कुदरत थी कि वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते थे। एक ज़माने में उनको कास्ट भी किया गया था जिन्ना साहब की फिल्म के लिए, लेकिन वो तो ओरिजिनल तकरीर जो है जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया गया, तमाम पाकिस्तानियों का जिक्र किया गया, बिला तफरीक मजहब के अपने अपने इबादत गाहों में जाने के हकूक़ का जिक्र किया गया, वो तो अंग्रेज़ी में आपने फरमाया। जी, वो 11 अगस्त 1947 को कराची की तकरीर है। उस वक्त कराची में रेडियो स्टेशन नहीं था और लाहौर और पेशावर के जो रेडियो स्टेशन थे उनके पास रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वो टीम आई थी, क्रू, जिन्होंने रिकॉर्ड की। तो वो अंग्रेजी की तकरीर थी। वो कहाँ पे गई अंग्रेजी की तकरीर? कहाँ? एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जी जी, फर्स्ट स्पीच। जी, उनकी पहली तकरीर जो है। तो वो कहाँ गई अंग्रेजी वाली, किधर गई? मैं जब डायरेक्टर जनरल था रेडियो पाकिस्तान का तो मैंने काफ़ी कोशिश की तलाश करने की। तो जब मुझे नहीं मिली तो मैंने जो पुराने जो लोग थे उनसे पूछा, जिसको आप सीना गज़ट कहते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये 77 के बाद तक मौजूद थी, लेकिन जो ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था उसमें एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होते थे जनरल मुजीबुर रहमान फैसलाबाद वाले। आपने फैसलाबाद का जरूर जिक्र करना होता है। जी, जी, फैसलाबाद का कुछ सुनिए, फैसलाबाद से अच्छे लोग भी हैं। लायलपुर का करना चाहिए। हाँ, लायलपुर जी, ठीक है। तो मशहूर ये है कि एक प्रोड्यूसर थे रेडियो के रावलपिंडी के, नसरुल्लाह कुरैशी। वो टेपें भर भर के पीटीवी से और रेडियो पाकिस्तान से लेकर जाते थे और उसमें शायद वो तल्फ। तो ओरिजिनल जो विजन है वो तकरीर जो है 11 अगस्त की, वो बहुत क्लियरली आपको बताती है कि पाकिस्तान की रियासत का तस्वर क्या था। और भी एग्जाम्पल्स आपको नजर आते हैं, मसाइल का हम जिक्र करेंगे जरा। और क्या एग्जाम्पल है जिससे पता चले कि हमारे पास तारीख बड़ी रिच है, हमारे पास हवाले बड़े रिच हैं, मोतबर हवाले हैं, अगर उन पर चले तो मसाइल वो ना हो जिसका आज हम। आप सिर्फ जिन्ना साहब की पहली जो काबीना है उसको देख लें। अगर वो एक मुलायत वाली या थियोक्रेटिक एक पाकिस्तानी रियासत बनाना चाहते तो उनके जो पहले वजीर कानून थे जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि साबिक जो मशरकी पाकिस्तान की एक जो शेड्यूल कास्ट जो थे हरिजन, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, तो वो तो इस तरह की चीज़ों में यकीन नहीं रखते थे। जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त की तकरीर, जो कि अगले दिन तमाम अखबारों में छपी बशमूल डान और हिंदू, आज भी आर्काइव्स में मौजूद है। तो उसमें जिन्ना साहब का जो पाकिस्तान का पाकिस्तानी रियासत का तस्वुर था वो बहुत क्लियर था और एक तरह से वो रिफ्लेक्ट भी होता है हमारे आइन में। आर्टिकल 25 में अगर आप पढ़ें कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं शहरी वो कानून की नज़र में न सिर्फ बराबर हैं बल्कि उनको बराबर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देना चाहिए। और डॉक्टर अशोक ने जिस अदम इत्मीनान का इजहार किया बुनियाद करता है वो चंद हकायक के ऊपर, जो खौफनाक हकायक है जिसे मुंह नहीं फेर सकते। फिर कहाँ पर वो हकायक कहाँ से आ गए बीच में? अदम एतमाद क्यों हो गया जब सब कुछ? मेरे ख्याल में हारिस ने जो खुरान निकाला वो ठीक निकाला कि जो जाहिलियत है और नावाकफियत है वो किस तरह से जन्म लेती है। मकालमा नहीं होता, फिर अदम बर्दाश्त होती है, फिर इंतहा पसंदी होती है, फिर दहशत गर्दी आती है। लेकिन इसमें हमारी जो जिन्ना साहब के जाने के बाद जो क़यादत थी, उन्होंने अपने मफादात के लिए मज़हब को इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों को तकसीम करना शुरू किया। आप और कुछ ना करें, मुनीर कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें। जी बिल्कुल, वो आपको बता देगी कि किस तरीके से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को हटाया गया और बाद में। और उसमें कमाल वैसे ये भी है कि उन्होंने जितने मजहबी फ़िरक़ों से, उनके नुमाइंदगान से मुसलमान की तारीफ़ पूछी तो कोई एक भी है फ़िरका वो मुसलमान की हतमी तारीफ़ खुद से नहीं कर सका। जी, ये भी उस रिपोर्ट का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। तो ये वहां से उसका आगाज हुआ। जरा हम तरवीज की बात करते हैं तो हमें फिर प्रताप सिंह क्या करना चाहिए? हमें
पढ़ाने चाहिए मज़ाहब, और उनकी क्लासरूम से शुरू करना चाहिए, हमें स्कूलों के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए बतौर सब्जेक्ट, जैसे हम ज़ुबानों को पढ़ाते हैं, हमें मज़ाहब भी दूसरे पढ़ाने चाहिए कि नहीं? ये इज़ दिस अ वे आउट? बिल्कुल, हमने एक दूसरे को जानना चाहिए, स्कूलों में बच्चों को भी सिखाना चाहिए। दूसरा, बाबा गुरुनानक का एक फरमान है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजा कौम भले को मंदे। असल में भाई साहब कह रहे हैं कि हेरत फेरत हर मनी का जो है, तो ये तो हमारे पैगम्बरों ने हमें सिखाया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक औरत थी, वो कूड़ा फेंकती थी, तो वो देखो उन्होंने सब्र और बर्दाश्त का वो लिया ना। तो हम हर मज़हब जो है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, हर एक मज़हब हमें अमन और एक दूसरे को जानना सिखाती है पहले से। तो नस्लों को लेकर सिखाना भी होता है ना। आप खाली पढ़ाने से फ़र्क पड़ेगा, या हमें क्या टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिसको आप खुद होस्ट करें और बताएं? व्हाट इज़ योर टेक? एजुकेशन, अवेयरनेस, और ये मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है। फोर्थ सितून है पाकिस्तान का, मतलब आपका ख्याल है वैसे पावरफुल है, लेकिन चलिए ठीक है, आज के दिन के हवाले से हम मान लेते हैं कि हम जी सर, जो भी है, लेकिन पावरफुल है सर, इट्स माय बिलीव। तो इससे जो हम प्रोग्राम्स करते हैं ना सर, वो डिफरेंट मतलब करते हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, लड़ाई झगड़े, खींचम, हम प्यार मोहब्बत की क्यों नहीं बातें करते? हम क्यों नहीं मतलब उस लेवल पे बातें आप करते? यकीन माने, मैं स्टूडियो के अंदर लोगों को खींच के लाता हूँ और उनसे इस्तदा करता हूँ कि अल्लाह का वास्ते लड़ाई ना करना। स्टूडियो में आते न जाने क्या होता है कि वो प्यार मोहब्बत के बाद और जो ही निकलते हैं फिर शेर शक्कर। हम इंसानों को देखें, न के मतलब डिफरेंट रिलीजन को देखें। रिलीजन इज फॉर आइडेंटिटी। प्रैक्टिकल ये हो सकता है जिस किस्म के हालात का हम शिकार हैं, उसके अंदर मैं जरा अमली काम भी तजवीज़ करना चाहता हूँ। क्या हो सकता है अमली तौर पर? ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया, लेकिन अमली हालात आपके सामने, उसमें क्या हो सकता है? सोलंकी साहब ने अभी बात की है काबीना की ना, जो पहली काबीना थी, का आपकी, मैं वहीं से आपका इस सवाल का जवाब भी निकाल देता हूँ कि उसी काबीना में जब हम देखते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, और सबसे करीब जो क्रिश्चियन लीडर था कायद आज़म साहब के साथ, वो SP सिंघा थे। SP सिंघा वो लीडर था जिसने 1945-1946 के इलेक्शन के दौरान ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीग के तहत कहा, पहली बार नारा लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद उन्होंने कायद आज़म से कहा था कि आज से आप हमारे कायद हैं। फिर जब 1947 में, जून 1947 में जब ये मगरबी पंजाब का मसला बना, जहां हम बैठे, मगरबी पंजाब का जब मसला बना था, तो उस वक़्त जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को और अकाली दल को, जो सिखों की तीनों पार्टियों को मिलाकर है, तो उस वक़्त जब तकसीम होने का था तो 88 वोट बराबर थे। तो ये वोट किसने कास्ट किया था? जी जी, SP सिंघा ने वोट कास्ट और नहीं सिसल गेबन, 2 क्रिश्चियन और तीसरा वोट बतौर स्पीकर उन्होंने। अगर ये 3 वोट ना होते तो आज पंजाब ना, और इसी पंजाब में सितम जरफी देखे सबसे ज्यादा जुल्म क्रिश्चियनों पर इसी सूबे में होता है जिसके लिए वोट दिया गया था। हालांकि ये वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि हम बिल्कुल अकलीतों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिन मुआशरों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो रियासती तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, उनके ख़िलाफ़ जुल्म बढ़ता है। आप हारी की शक्ल उठा के देख लें, आप बहुत ही गरीब तरीन तबकात की हालत ज़ार देख लें, वहाँ पर भी जुल्म बहुत होता है। अगर आप पाकिस्तान की कचहरियों में चले जाएँ तो आपको यूँ लगेगा कि जैसे हर शख्स जो है वो मजलूम है जिसके पास ताकत नहीं है। तो एम्पावर करने की भी ज़रूरत है कि नहीं? ये इंटरप्ले है कास्ट, क्लास, जेंडर और एथनिसिटी का। ठीक, ये बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। और माजरत के साथ कहते तो पाकिस्तानी इस बात के बड़े दावेदार हैं कि इनके यहाँ ज़ात पात का निज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। उसी तरह का ज़ात पात का निज़ाम हमने जारी रखा हुआ है, वो शायद उतना ब्लेटेंट ना हो जैसा भारत में है, लेकिन उसी तरह से हमने यहाँ जारी रखा हम तो हुआ अपने नाम से पहले अपनी ज़ात लगाते हैं। मतलब अच्छा, नाम नहीं बताते, पहले ज़ात बताते हैं और उसी से पुकारते हैं एक दूसरे को। लेकिन इसमें जो इसको देखने की इस तरह से ज़रूरत है कि आपने जो बात की ना, बड़ी अहम बात की कि आपने हारियों का जिक्र किया, कानकनों का जिक्र करें, जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी अगर आप बात करें,
तो ये इनका एक इंटरप्ले है, यानी इसमें क्लास और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कहीं कहीं आपकी एथनिसिटी और लैंग्वेज भी करती है। देखिए पाकिस्तान में मार्जिनलाइजेशन की 4 डिग्रीज हैं, जाहिर है इट्स फार मोर नुआंस्ड देन हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट, लेकिन अगर आसानी के लिए समझें, गरीब मुसलमान मर्द बिल्कुल हाशिए पे है, गरीब मुसलमान औरत उससे ज्यादा हाशिए पे है, गरीब गैर मुस्लिम मर्द बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ है और गरीब गैर मुस्लिम औरत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो हकायक को मस्क करने वाले मस्खरे हैं, इनका इतना मसला नहीं मुझे लगता, और मैं सोलंकी साहब के पास आऊँगा। मसला मुझे ये लगता है कि जब लोग इनको बड़ी तादाद में फॉलो करने लग जाते हैं, तो अगर उनकी फॉलोइंग नहीं होगी तो जो मस्क करने वाला मस्खरा है वो मस्खरा ही रहेगा। ब्रेक के बाद मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ क्रिसमस की बात नहीं कर रहे, माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको भी टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म का जो विजन है उसका असल अक्स पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र नहीं आता। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस असल अक्स को एक तो ज़हनी तौर पर बहाल करें और बहस के अहाते में लेके आएँ। सोलंकी साहब, व्हाट टू डू, हम लोग फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ों को जिसके अंदर नफरतें ज़्यादा हो, मारमारी ज़्यादा हो, दूसरे को डेनिग्रेट करना हो, और फिर हम जब बैनुल-अक़वामी तौर पर देखते हैं कि तो मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा तिल मिलाते हैं। तिल मिलाना चाहिए भी, हमारे दिल में दर्द होता है ये जाने बगैर कि जब हमारे यहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं तो उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके दिल में भी इतना ही दर्द होता होगा। गो अहेड। जी, आप ये ठीक कह रहे हैं। जो बहुत सारी जो मनफी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो बेहतर होती है। जो अच्छी ख़बर है उसको लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आजकल ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद एक नई सियासी इक़्तिसादियात, एक नई पॉलिटिकल इकॉनमी जो है वो पैदा हो गई है, जो कि झूठ और बहतान तराशी, मनफी चीज़ें, जज्बात बरंगेख्ता करने वाली जो मालूमात है वो ज़्यादा बिकती है। आप अपने मुल्क के अंदर देखें, आप इसके अलावा एक सियासी अदम बर्दाश्त भी आपको नज़र आएगी। अब क्योंकि हम इलेक्शन के माहौल में हैं तो आपको एक दूसरे पर ऐसे भोंडे इल्ज़ामात आपको नज़र आएंगे, चाहे वो मज़हब के ख़िलाफ़ में हों या फ़िरक़े के ख़िलाफ़ में हों या सियासी हवाले से हों। तो वो एक और उसकी बहुत सारे लोग जो ये समझते हुए कि वो झूठ बोल रहे हैं और बहतान तराशी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोग जो है वो एक अपने एक साइलोज़ में बंद हो गए हैं और माशाल्लाह 5 साल से तरबियत भी ऐसी हमने की है ना कि लोग, हमारा ख्याल है कि हमने एक ऑडियंस डेवलप कर ली इस काम के लिए, और लोगों को अपने तासुबात से मुताबिकत रखने वाली जो मालूमात है उससे उनको एक जज्बाती तस्कीन जो है वो मिलती है। एक जो कन्फर्मेशन बायस जो है वो उसका भी एक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरियस चैलेंज है आज के जो कम्युनिकेशन के जो माहिरीन हैं उनके लिए, कि किस तरह से झूठ और नफ़रत के जो कारखाने लगे हुए हैं उनका मुकाबला किया जाए। एक सीरियस चैलेंज। एक अब आइन की भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक जाविया जो है वो इंफोटेनमेंट की इंडस्ट्री के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर मालूमात भी आप फराहम करते हैं, एंटरटेनमेंट भी फराहम करते हैं। जो इदाद शुमार हैं टेलीविज़न की व्यूअरशिप के हवाले से वो हैरान कुन है। जो इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्रामों की जो पहुंच है वो न्यूज़ और करंट अफेयर्स की नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम अहम नहीं हैं, लेकिन हमारी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी अखबार के अंदर किसी इदारिये की होती है। लेकिन जो खबरें पढ़ी जाती हैं, हेडलाइंस जो है वो इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो तुसी कोई अपना ग्रुप शुरू बनाओ ना म्यूजिक वाला, कि नहीं है मैं दस रहा थानू, ये तो बड़ी ज़बरदस्त काम। कोई ड्रामे हम बनाएं, कोई फिल्में हम बनाएं, लेकिन म्यूजिक से आगाज़ करें तो पकड़ा ही पालो और कुछ नहीं। बिल्कुल, बस अब यही काम रहेगा, यही करेंगे। नहीं, ये बहुत ही काम तो और भी होएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक काम तो एक कम ही विचार कर लो। बताए ऑन अ सीरियस नोट, हैव यू थॉट अबाउट दिस के थिएटर, फिल्म, मतलब लोगों के ज़हन में जो एंट्री है जिसकी आपने बात की और आप सब ने बात की, वो एंट्री आप किसी और तरफ से भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंट्री इनटू पीपल्स माइंड। व्हाट्स योर टेक, इसको बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हमने प्रमोट करनी है, और एक दूसरे के जानने के लिए भी ये चीज़ें प्रमोट करना ज़रूरी होता है। या ड्रामा हो गया, कोई इस तरह छोटे मोटे इवेंट ले लें आप,
क्योंकि हम जब एक दूसरे को ना जाने तो इस तरह हमारे से ये जहालतमंद ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इंटरटेनमेंट आपके ख्याल में इज देयर अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। सर देर आर डिफरेंट वेज, मतलब जैसे आप बता रहे हैं एंटरटेनमेंट इज वन ऑफ द वे, मतलब दैट्स नॉट ओनली सोली द वे, मतलब लेकिन आपने अगर मैस लेवल को पैगाम भेज एग्जैक्टली सर, इसमें मेरा सिर्फ ये है कि मतलब जो देखें आप प्यार मोहब्बत को मतलब फैलाएं। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, इंडिया में कुछ भी होता है, यकीन करेंगे जितने पाकिस्तान के साथ सिंसियर है ना, जितनी हमारे इस मुल्क से मोहब्बत है ना, यकीन करेंगे हमें उसके मुकाबले में 1% भी वहाँ पे मोहब्बत नहीं है। बिकॉज वी आर सन ऑफ द सॉइल, हमने सारी उम्र इधर गुजारी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत दी है। वी हैव लर्न एंड वी हैव मतलब गॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस कंट्री, तो क्यों नहीं हम इसको प्यार करेंगे। तो आपकी जो इस सरजमीन के इस खित्ते से जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान से पहले की है, तो ज़ाहिर दायमी है वो, तो दैट्स ट्रू, इसको फैलाने की जरूरत है। जरा पहले मेरा एंटरटेनमेंट वाला पॉइंट जो है ना, आई फील कि इट्स नॉट एड्रेस प्रॉपर्ली, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। आपको पता है कि जब एंकर जब पॉइंट रेज करता है तो वो चाहता है उस पर बहस हो, बट आई जेन्युइनली वांट टू सी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप हार्ड न्यूज एंड करंट अफेयर्स के एंगल से नहीं लोगों को बता सकते, क्योंकि ज़हन जो बंद हुआ है, तो सॉफ्ट अंदाज से म्यूजिक है, फिल्म है, ड्रामा है, यू थिंक ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और हमने चलाया भी है माजी में। हमारे बड़े बड़े सिंगर थे, नैयर साहब उसमें थे, शबनम थी अदाकारा, ये सारे क्रिश्चियन थे, इन्होंने लीड किया था उस वक़्त, अब भी है। लेकिन अब यह है कि जैसा कि मज़हब की बुनियाद पर मौका नहीं मिलता। आप इंटरटेनमेंट की बात करें, कोई बड़ा टीवी चैनल बता दें जिसमें कोई एंकर, कोई तबसर वाला गैर मुस्लिम हो, क्या उनको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? ठीक, या वो मुल्क के हालात से नाबल्द हैं, या वो अनपढ़ है कि उनको वो तबसरा ही नहीं कर सकते, या एंकर ही नहीं बन सकते, नहीं किया जाता। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जरा उसके ऊपर आप बात करते हैं, आइन। नहीं, मैं तो एक इनकी बात में इजाफा करूंगा सरफराज की, जो आयरन परवीन और एसबी जॉन का इन्होंने नाम नहीं लिया, जिसमें मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूंगा। ए नैयर भी खैर क्या बात है, और शबनम तो थी और मौजूद हैं, पाकिस्तान की मतलब सबसे बड़ी है तो कुछ भी नहीं, देखिए ना ऐसे, और तो खैर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, मुझे सिर्फ एक सवाल आपके तवस्सुत से जो आपके सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाना है। पाकिस्तानियों को, और मतलब मुसलमान पाकिस्तानियों को, हमारे जो यहाँ अक्सरियत में हैं लोग, वैसे मैं समझता हूँ 3.6% से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा HRCP सेंसस के फिगर्स पे भी काम करते हैं, लेकिन खैर 3.6 नहीं होंगे तो 4 हो जाएंगे, 4.5 हो जाएंगे, मतलब 5 हो जाएंगे, कोई मेजॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता इतने लोगों से ना। उनको, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें खौफ क्यों आता है। अच्छा, सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि एक कराची से एक साहब, उनका ख़ानदान लंदन जाता है, उनका नाम सादिक खान है, और वो लंदन के मेयर मुंतखब हो जाते हैं और दोबारा मुंतखब हो जाते हैं, और सारे पाकिस्तानी मुसलमान शादियाने बजाते हैं। क्या कराची या लाहौर का मेयर कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुंतखब हो सकता है आज? पहले मैं की बात नहीं कर रहा, मतलब जमशेद नुसरवान जी और नहीं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अब क्या हो सकता है। दूसरी बात यह कि ऋषि सुनाक साहब जो हैं, जो कि इस वक्त तो मुझे उनसे सख्त इख्तलाफ है, फ़लस्तीन की जो उनकी पूरी एक पोजीशन है, तो उनका एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि तकलीफ देह और मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन बाहर कैफ जब वो मुंतखब होते हैं बरतानिया में, जहाँ एशियाई आबादी 5% होगी अगर बहुत हुई, शहरों में ज़्यादा है तो हमें नज़र ज़्यादा आती है, तो वो जब मुंतखब होते हैं तो हम तलाश करना शुरू करते हैं कि चले हैं तो वो इंडियन, यानी उनके दादा, लेकिन वो केन्या गए थे, वो तो असल में गुजरांवाला के थे पीछे से, और उस पर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद जब वो हमजा यूसुफ इलेक्ट हो जाते हैं स्कॉटलैंड के फर्स्ट सेक्रेटरी, तो हम बड़े खुश होते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि पाकिस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सदर पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पाबंदी लगा रखी है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक। और मैं नहीं समझता कि मुझ जैसा एक मुखर्रब अखलाक मुसलमान टेक्निकली इस मुल्क का, वैसे कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन टेक्निकली इस मुल्क का सदर भी बन सकता है और वजीर आजम भी, और एक निहायत नेक गैर मुस्लिम इन ओहदों पर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं आ सकता। तो इन चीजों पे हमें सोचने की जरूरत है कि 4-5% आबादी जो है वो मेरिट पे ही काम करेंगे ना। देखें, आपके पाकिस्तान के राणा भगवान दास साहब हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ही सही, मगर वन ऑफ द बेस्ट जजेस दैट वी हैड इन सिंध हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कॉर्नेलियस साहब, तो जरा और थोड़ी सी पुरानी बात है। इसी तरह टेक्निकली हमारी अफवाज जो हैं उनकी भी कमान कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कर सकता है, मगर आपने अपने पार्लिमानी निज़ाम में
उसकी गुंजाइश रखी और बिला वजह की बात है। मतलब वो अगर उन 4-5% में से कोई मुंतखब होकर उस मकाम तक पहुंच जाता है तो उसका क्या मेरिट होगा कि वो पहुंचेगा। सोलंकी साहब, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि अब सियासी जमातों ने एक नया माहौल पैदा करना है, और नया माहौल जो है सिर्फ मईशत के गिर्द नहीं घूमना, नया माहौल जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के गिर्द नहीं घूमना, वो इंक्लूसिव पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तमाम तबका है फिक्र को अफर्मेटिव एक्शन के लिए क्या आप प्रपोज कर सकते हैं कि क्या बिलखुसूस ऐसे इक़दाम लिए जाएं कि ये सूरत हाल जो है जिसका हमने तज़किरा किया इसका तदारक हो? देखें, एक तो जो पहली जो आप बात कर रहे थे कि जो लोगों की जो सोच है वो बदलने के लिए कोई एक कदम नहीं उठाना होगा, सिर्फ ये आज का टॉक शो या इस तरह की चीज़ नहीं होगी जब तक पूरा एक आप इकोसिस्टम जो है वो तख्लीक नहीं करते। उसमें मौसीकी भी है, उसमें ड्रामे भी हैं, उसमें किताबें भी हैं, उसमें निसाब भी है, उसमें घर भी है, उसमें मोहल्ला भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं उसमें जब तक आप उसको तब्दील करने की तरफ कोशिश नहीं करते एक मजमूई, तब तक ये तब्दील नहीं होगी। जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं उसमें कुछ चीज़ें पहले हुई हैं। मिसाल के तौर पर जी जो वोटिंग लिस्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जी वो मुसलमानों की अलग हों और दूसरों की अलग हों, और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम किसी जनरल सीट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता। लिया भी है, कुछ लिया भी है, जीते भी हैं। राणे जो हैं थर पार करके, आपको याद होगा। तो ये मुमकिन है। अब कुछ वो मखसूस नशिस्तें हैं, हो सकता है हमें उसमें कुछ इजाफा करने की ज़रूरत हो। और असल जो बात है वो ये है कि हमें वो माहौल, पूरा इकोसिस्टम जो है वो हमें तब्दील करने की जो क़यादत की बुनियादी जिम्मेदारी है, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल। इसमें कोई आप ऐड करना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी सोलंकी साहब ने फरमाया कि वो मखसूस जो सीटें हैं उसमें इजाफा हम नहीं चाहते, उसमें इजाफा हम वो मखसूस सीटें ही नहीं चाहते। ठीक, बाय द वे, क्योंकि ये कौन सा मुल्क है और कौन सा निज़ाम है कि एक आर्टिकल 25 आपको इक्वल सिटीज़न बना रहा है और उनके नुमाइंदे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट हमसे इलेक्ट करने की पावर ही ले ली और सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक। अब हारिस साहब ने फरमाया अभी कि जो लंदन का मेयर और दूसरे जो साजिद खान, उनकी पार्टियों ने उनको आगे किया है। हमारे मुल्क में 22 ऐसे हलके हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जिनमें क्रिश्चियन जो है मेजॉरिटी है। क्यों नहीं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आम इंतखाबात के लिए इनको नामजद करें, ना कि मुस्लिम। ये सुन लें जरा, ये सिंध के अंदर भी ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू जो है वो अक्सरियत में है, खासतौर पर थर पार करके इलाके में। हाँ जी, तो इनको क्यों नहीं नुमाइंदों को नामजद किया जाता और इनको आम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के जरिए क्यों नहीं लाया जाता? ये क्यों है हैंड पिक लोग ले? और आपको मैं बताऊं, सच कह रहा हूं, खुदा को आज़र नाज़र जगह, ये जितने हमारे कौमी असम्बली में सूबाई और सेनेट में नुमाइंदे हैं, हम इनको जानते भी नहीं है कि कौन है, और वो हमारी नुमाइंदे खवातीन की तरह रिजर्वेशन से आते हैं ना, ये सिलेक्टेड है ना। ये सिर्फ मसला आपका ही नहीं, ये बाज़ जगहों पे हमारा भी ये मसला है कि बाज़ बंदे कहते हैं साढ़े नुमाइंदा है लेकिन वो है नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये मर्ज करना पड़ेगा, ये जो 3.6 या 4 या जितनी भी परसेंटेज है इसको मर्ज करना पड़ेगा। देखना हमने, वी आर पाकिस्तानी, मतलब वी हैव इक्वल राइट्स, मतलब वो तब दे सकेंगे जब हम इसको, मतलब जैसे सोलंकी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम सिस्टम बनाएंगे। सिर्फ एक चीज़ या एक प्रोग्राम करने से या एंटरटेनमेंट, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर, मतलब या वन ऑफ द वे, मतलब टू डू द थिंग्स। लेकिन इसके लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब कुछ हाई लेवल पे, मतलब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी जो हिंदू हैं और जो पाकिस्तानी मसीही हैं, उनका एक तो पाकिस्तान की तख्लीक में जो किरदार है वो तो बताया ना, लेकिन बनने के बाद पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, पाकिस्तान का सेहत का जो शोबा है, अगर उसमें से पाकिस्तान के हिंदू और जो मसीह हैं उनको निकाल दें तो आपके पास कुछ नहीं है। ना आपके पास FC कॉलेज है, ना किंग एडवर्ड कॉलेज है। ये यूनिवर्सिटियाँ सिंध के अंदर जितने भी पुराने तालीमी इदारे हैं, खैराती इदारे हैं, वो सिंधी हिंदुओं के बनाए हुए हैं। मैं सर एक एग्जांपल देता हूँ। टोटल पॉपुलेशन 8.4 मिलियन, मतलब जानदार चीज़ें हैं दुनिया में सर, मतलब ठीक है। इंसान को सबसे ऊंचा रखा गया, अशरफुल मखलूकात का दर्जा किस लिए दिया गया? उसको इंसानियत के बेसिस पे दिया गया, न कि रिलीजन के बेसिस पे दिया। हम उसको देख नहीं रहे, मतलब हम उस जगह पे गौर नहीं कर रहे कि जहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है।
हम मतलब जन वो बटे हुए हैं मतलब फिरकों में और मतलब जो भी है मतलब यू नो वेरी वेल। ਤੁਸੀਂ भी दसो कुछ अखीर वी वांट टू क्लोज विद यू। जो बातें इन्होंने की वो हकीकत है, सही कह। हाँ, उससे हम हट नहीं सकते। मतलब कोई अगर उन्होंने फरमाया कि हम एक बंदे को जानते ही नहीं है, उसको आप उठा के वो हमारा नुमाइंदा बना लेते, तो इसको ख़त्म होना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। वो पार्टी का हर नुमाइंदा मजहब तो हो को सकता है, उनकी हमारा नहीं नुमाइंदगी हो होनी चाहिए, उनके बराह रास्त सिलेक्शन मुंतखब बराह रास्त चुनाव होना चाहिए आप, दैट इज दी। और एक बात तला साहब मैं और भी कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे सिख यात्री पहले आते थे ना इंडिया से या अमेरिका कनाडा, तो उनको पहले जब हसन अब्दाल में ठहराया जाता था ना, तो एक दिन उनके लिए मखसूस किया जाता था कि आपने जाना है इस्लामाबाद, आपने शॉपिंग करनी है और आपने इस्लामाबाद देखना है, वो पाकिस्तान का आईना दिखाना था। तो आजकल ये हो रहा है कि हमारे यात्री आते हैं, हम गेट से बाहर उनको नहीं बाहर निकलने देते। वजह क्या है? हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे? तो हम जान नहीं सकते इस तरह। हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको दिखाएं कि पाकिस्तान ये चीज़ है। इस्लामाबाद के वैसे जो हालात रहे हैं ना, वो ना ही लाएं तो बेहतर है। यहाँ उन्हें इत्थों धरने से के चला जाना है, फिर तुसी कहना है कि मुसीबत से क्या है। आई टेक योर पॉइंट। कराची में सर एक जगह है रणछोड़ लाइन, जहाँ पे नारायणपुर एक जगह है, मतलब अगर किसी को पता, सर को ज़्यादा पता, वहाँ पे सर 100 ईयर से लोग रह रहे हैं, मिक्स पॉपुलेशन है और बड़े प्यार मोहब्बत से। कभी एक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा या आप मतलब अवेलेबल बतले जनवरी सर, उसमें जाके देखे ना, मतलब कैसे लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, मतलब कोएग्जिस्टेंस के एग्जांपल। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इतनी ही बात कर सकते हैं, हालांकि बात की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जो मामलात हैं उनका हमने हल कैसे तलाश करना, ये भी बड़ा वाज़ेह है। अब सिर्फ एक विल की, एक इरादे का इम्तिहान है। हम देखते हैं कि इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी वो उस इम्तिहान पर पूरा उतरती है या नहीं। इजाज़त चाहते हैं आप।